हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। जी हाँ दोस्तों, क्या देखेंगे? राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह। इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं यानी पॉलिटी में हम लोगों ने देखा था भारतीय संविधान सभा की गठन किस प्रकार से हुई और भारतीय संविधान सभा गठन के बाद यानी संविधान सभा ने किस प्रकार भारतीय संविधान का निर्माण किया। और वो हम देख रहे थे कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या कर लिया गया, यानी हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया। और यानी 2 महीने लेट करके यानी 2 महीने बाद हम लोग यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा क्या किया गया, संविधान को पूर्ण रूप में लागू कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखा थे कि हम लोगों ने देखा था कि 26 जनवरी 1949 ईस्वी को जो संविधान बनकर तैयार हुआ था उसको आंशिक रूप से लागू किया गया था। ठीक है, जैसे उसमें आपके कुछ अनुच्छेद थे, जैसे आपका अनुच्छेद हम देख सकते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अनुच्छेद 66 और 66 के बाद हम देख सकते हैं यानी 324 और 324 अनुच्छेद के बाद हम देखेंगे 367, 368, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394 अनुच्छेद को पूर्ण रूप में उस समय लागू कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे थे कि यानी जो हमारे कुल मूल संविधान में भागों की संख्या थी वो भाग अब कितने थे, तो हम देखे थे उस समय भाग था आपका 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे, जो वर्तमान में बढ़कर कितने हो गए हैं जी। तो वर्तमान में हम देखेंगे कि आपका अनुच्छेदों की जो संख्या है वो 465 के आसपास है और जो भाग है वो आपके 22 से 25 भाग है। ठीक है, यानी 25 भाग है, वैसे मुख्यतः 22 ही है। ठीक है, उसका उपखंड बन गया यानी 25 भाग मान सकते हैं। ठीक है, और जो आपका अनुसूची है उसको बढ़ाकर 12 कर दिया। ये हम लोगों ने अगले वीडियो में देख लिया था। आज उसी का एक टॉपिक है जिसमें हम लोगों ने बताया था यानी किस प्रकार यानी भारतीय संविधान द्वारा क्या किया गया था, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। ये सब के बारे में हम आज देखेंगे, जो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहां से हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग यानी फोकस करके यहां पर ध्यान लगाकर इसको सुनिएगा। यहां पर कह रहा है कि पहले आपका राष्ट्रीय प्रतीक यानी राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, इसमें पहला आपका आता है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। हमने क्या किया है कि आज प्रयास यही किया है कि भाई जो मुख्य बातें हैं उसको लिख दिया जाए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, हम मान लीजिए यहाँ पे आकर अगर लिखते तो उसमें थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट हो सकता था, लेकिन उस पॉइंट को हम यहाँ पर नोट कर दिए हैं क्योंकि आपको जल्द से जल्द यानी कम समय में ये सारी चीजें हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय ध्वज क्या है जी, तो राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर हम देख सकते हैं तिरंगा है। आपका राष्ट्रीय ध्वज क्या है, यानी राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा अपनाया गया है। और इसमें हम देखेंगे इसे संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, कब, तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अंकित किया था। हम लोग यानी अगले वीडियो में देखे थे कि राष्ट्रीय ध्वज को यानी राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है इसे संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, तो हम देख सकते हैं कि इसे संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अंगीकृत किया गया। इसकी जो लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है वो 2:3 है। कितना? 3:2 है बोल सकते हैं। ठीक है, यानी इनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है। इसके बाद इसमें देखेंगे कि अगला इसमें से मुख्य बिंदु ये हो सकता है कि इसमें ऊपर से नीचे का क्रम जो है ये क्या है, केसरिया है, सफेद है, हरा है, यानी हरा है और ये 3 रंगों की पट्टियां है। क्या क्या ऊपर हम लोग तिरंगा अपना देखेंगे। अभी हम लोग 26 जनवरी पे झंडा तोलन किए, यानी उसमें हम लोग ने ऊपर क्या देखा, उस ऊपर जो आपका केसरिया है और उसके बाद हम लोग क्या देखें कि बीच में आपका सफेद है और जो आपका सबसे नीचे है वो आपका क्या है, हरा रंग है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सफेद पट्टी के बीच में आपकी 24 तिलिया वाला गहरे नीले रंग का एक चक्र है। ठीक है, सफेद पट्टी में जहां पे सफेद पट्टी है वहां पर हम लोग झंडा के कलर में दिखाया जाता है कि उसमें क्या है, आपका सफेद पट्टी में 24 तिलियों वाला गहरे नीले रंग का एक चक्र है जो क्या करता है, यानी 24 घंटे का प्रतीक होता है कि भाई आपको 24 घंटे क्या करना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए, अपने कर्म को करते रहना चाहिए। ठीक है, तो वही बात है, हम यहाँ देख सकते हैं कि 24 तिलियों वाला क्या है, गहरे नीले रंग का एक चक्र है, ये याद रखना है। तो तिरंगा झंडा से याद रखना है कि इसे संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी क्या किया गया, अंगीकृत किया गया। 22 जुलाई 1947 ईस्वी क्या किया गया था, इसे अंगीकृत किया गया था। और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपका 3:2 है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि इसकी जो सफेद भाग है, आप तिरंगा देखिएगा तो उसमें आपको दिखाई देगा साफ साफ कि जो आपके सफेद भाग होते हैं उस पे 24 तिलियों वाला एक चक्र दिखाई देगा। ठीक है, ये आपका सफेद भाग यानी बीच में मध्य में अवस्थित है। नेक्स्ट दूसरा जो आपका है राष्ट्रीय चिन्ह, तो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में हम लोगों ने क्या अपनाया है, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में हम लोगों ने यानी अशोक स्तंभ को अपनाया है। अशोक स्तंभ से आपको क्या याद रखना है कि इसे यानी सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। जो सारनाथ में अशोक का स्तंभ मिला था यानी जो शिलालेख है
जो स्तंभ मिला था, इसी से हम लोगों ने क्या किया है, इसी को क्या कर लिया, यानी राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपना लिया है। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया, तो 26 जनवरी 1950 को। आपको याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में क्या कर लिया, अंकित किया था। ठीक है, जिस दिन यानी संविधान क्या हुआ था, भारत में पूर्ण रूप में लागू हुआ था, उसी दिन यानी क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जिस दिन यानी संविधान पूर्ण रूप में लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, आपका अशोक स्तंभ को क्या कर लिया गया था, यहां पर देख सकते हैं अपनाया गया था। ठीक है, दूसरा बात याद रखना है। तीसरा जो हो सकता है कि इसके शीर्ष पर 4 सिर है, यानी अशोक स्तंभ पर 4 यानी शेर को दिखाया गया है, इसके शीर्ष पर 4 शेर है जो एक दूसरे को क्या करते हैं, यानी एक दूसरे के पीठ को दिखाते हैं, यहाँ पर मतलब एक दूसरे के ओर पीठ किए हुए हैं। ठीक है, आप देखिएगा अशोक स्तंभ में तो एक तरफ इधर बाघ होगा, शेर है, इधर भी है, आगे भी है और पीछे भी है, मतलब एक दूसरे के पीठ, एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए हैं, मतलब चारों तरफ जो है आपका शेर का चित्र है अशोक स्तंभ के शीर्ष पर आप देख सकते हैं। पट्टी के मध्य में 24 तिलिया है जो 24 आवर का प्रतीक है। पट्टी के बीच में हम देखेंगे अशोक स्तंभ के जो नीचा यानी जो भारत का चित्र होता है, जो अशोक स्तंभ है यानी चारों शेर जो है, चारों शेर के जस्ट नीचे एक पट्टी है और पट्टी के रूप में उस पर क्या लिखा गया है, उस पर आपका बीच में जो आपका है वो क्या है, देख सकते हैं कि 24 तिलिया है जो 24 घंटे का प्रतीक है। फिर देखेंगे इसमें क्या है, आपका फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र वाक्य यानी सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। यहाँ पर यानी सत्यमेव जयते लिखा होता है, यानी जस्ट तिली के बगल में हम देखेंगे कि सत्यमेव जयते जो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। और इसका अर्थ क्या होता है, तो सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सदा सत्य की क्या होती है, विजय होती है। भले देर होता है लेकिन जो सत्य पर अडिग है उसकी विजय जरूर होती है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये आपका हो गया किससे, राष्ट्रीय यानी अशोक स्तंभ से। उसके बाद आपका तीसरा हम जो मुख्य बिंदु हम देखेंगे राष्ट्रीय गान। तो राष्ट्रीय गान किसे कब मनाया जाता है जी, तो राष्ट्रीय गान हमारा क्या है, तो राष्ट्रीय गान हम लोग देखेंगे जन गण मन है। राष्ट्रीय चिन्ह याद रखिएगा, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ हो गया, राष्ट्रीय ध्वज जो हो गया वो तिरंगा हो गया, और राष्ट्रीय गान जो है वो आपका जन गण मन है। और जन गण मन के रचयिता कौन है, तो देखेंगे जन गण मन के आपके रचयिता जो है रविन्द्रनाथ टैगोर है, जो किस भाषा में इसके रचना किए थे, तो बांग्ला भाषा में इसकी रचना हुआ था। और बाद में इसे हम लोग क्या कहेंगे, संस्कृत यानी बाद में इसे हम हिंदी में क्या करेंगे, संस्करण किए थे। और हिंदी संस्करण को ही संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या कर लिया, अपना लिया। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस भाषा में लिखा था इसे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने यानी आपका ये बांग्ला भाषा में लिखा था, लेकिन हमने क्या किया, यानी उसका हिंदी संस्करण करने के बाद यानी जो प्राप्त हुआ उसे ही हम लोग यानी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या कर लिए, यानी राष्ट्रीय गान के रूप में इसे अपनाया गया है। राष्ट्रीय गीत में देखेंगे, यानी राष्ट्रीय गीत जो है ये क्या है आपका, तो राष्ट्रीय गीत हम लोग क्या मनाते हैं जी, राष्ट्रीय गीत कौन सा है, राष्ट्रीय गीत आपका है वंदे मातरम। क्या है राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रीय गीत अपना है जो वो वंदे मातरम है। और वंदे मातरम की कुछ मुख्य बातें हैं, इसकी रचना किसने की थी, तो रचना आपको याद रखना है कि इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। कौन किया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, यहाँ पर देख सकते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या किया था, इसकी रचना की थी। और ये किस भाषा में लिखा गया था, तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया था, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसे जन गण मन के समान दर्जा प्राप्त है। जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो आपका जन गण मन के समान क्या है, इसका भी दर्जा दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जन गण मन को कितने सेकंड में गाया जाता है जी, तो आपको याद नहीं होगा 52 के आसपास। ठीक है, 52 सेकंड। इसे पहली बार 1996 ईस्वी में कांग्रेस के 12वें अधिवेशन के यानी कलकत्ता में क्या किया गया था, गाया गया था। जो आपका राष्ट्रीय गीत है हम देख सकते हैं वंदे मातरम, यानी वंदे मातरम जो है इससे पहली बार कब गाया गया था, 1896 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। हम देखिए 1885 ईस्वी में क्या होती है, कांग्रेस का गठन होता है। ठीक है, पहले तो 1884 में देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में क्या हुआ था, उसका गठन हुआ था। लेकिन बाद में आपका क्या हो जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में 28 दिसंबर 1985 ईस्वी को इसका गठन हुआ। और फिर आपका अधिवेशन होते गया 1885 के बाद 86, 87, 88, 89 ये सब लगातार क्या हुए, अधिवेशन हुए हैं। और उसी अधिवेशन में हम देखेंगे 12वें जो अधिवेशन होता है कलकत्ता में, इसमें क्या किया था, 1896 ईस्वी में सबसे पहले बार यानी राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं 5वां जो इंपॉर्टेंट है आपका राष्ट्रीय पशु। तो राष्ट्रीय पशु सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है भारत का, तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो आपका बाघ है। और बाघ का राष्ट्रीय पशु होना कारण क्या है भाई, अब देख सकते हैं कि इसमें शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के कारण राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव हासिल है।
उसमें कुछ गुण है और गुण होने के कारण हम क्या बनाए हैं उसको राष्ट्रीय पशु मानते हैं। और गुण क्या है? शालीनता, एकदम कि शांत रहता है। हमेशा देखिएगा पेड़ रोड पे आप जंगल में डिस्कवरी वगैरह देखते होंगे तो शांत, एकदम शांत रहता है, ठीक है। लेकिन उसमें दृढ़ता होती है, दृढ़ता के साथ साथ उसमें फुर्ती होती है, और फुर्ती के कारण उससे तीव्र गति से दौड़ने वाले जो हिरण है उसको भी पछाड़ देता है, और जब शिकार करना होता है तो उसे भी शिकार कर देता है। अपार शक्ति भी उसमें अवस्थित है। फुर्ती और अपार शक्ति के कारण क्या कर देता है? हिरण की भी शिकार कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमको देखना है कि देश में बाघों की घटती जनसंख्या को रोकने के लिए 1973 ईस्वी में देखिएगा कि बाघ परियोजना शुरू की गई। भारत में जो राष्ट्रीय आपका पशु है, और राष्ट्रीय पशु के रूप में समझिए कि आपका क्या है? बाघ है, और उसकी जनसंख्या लगातार घट रही, जिसके परिणाम से 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना की स्थापित की, जिसके तहत यानी बाघों को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। बाघों की कोई शिकार ना करे, कोई उसका यानी व्यापार ना करे, इस पर यानी देख रेख करने के लिए क्या किया? 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट आपका जो राष्ट्रीय पक्षी है, तो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राष्ट्रीय पक्षी हम देख सकते हैं मयूर है। क्या है जी? राष्ट्रीय पक्षी सब लोग जानते होंगे कि मयूर है, तो राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। और मयूर यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है? यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो बात सही है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु नदी के दक्षिण एवं पूर्व से लेकर कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये देखिए, ये भारतीय उपमहाद्वीप में यानी दक्षिण, सिंधु नदी के दक्षिण एवं पूर्व से लेकर जम्मू कश्मीर, असम के पूर्व और मिजोरम के दक्षिण तक पूरे भारत में व्यापक रूप से पाया जाता है। कहाँ कहाँ आपको दिख रहा है? तो आप देखिए, सिंधु नदी के पूर्व से लेकर जम्मू कश्मीर, ठीक है, सिंधु नदी के पूर्व से लेकर जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ पर? असम। असम के बाद हम देखेंगे आपका कहाँ? मिजोरम तक ये क्या होता है? यानी व्यापक रूप से पाया जाता है। यहाँ तो व्यापक रूप से पाया जाता है, साथ साथ यानी पूरे महाद्वीप में क्या है? ये लगभग पाए जाते हैं। इसीलिए क्या किया गया? इन्हें यह आपका राष्ट्रीय पक्षी मान लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय वन एवं वन प्राणी अधिनियम 1972 के अंतर्गत मयूर को भी संरक्षण प्राप्त है, ये याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय वन एवं वन प्राणी अधिनियम 1972 के तहत मयूर को भी क्या है? संरक्षण प्राप्त है। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है जी? तो राष्ट्रीय पुष्प हम लोग जानते हैं, राष्ट्रीय पुष्प जो आपका है वो आपका कमल है, और कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प। हम लोग सब लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प आपका कमल है। और इसे कुछ मुख्य बातें क्या हो सकता है कि हरियाणा एवं देखेंगे आपका ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प फूल है, लेकिन हरियाणा और कर्नाटक का भी ये क्या है? राष्ट्रीय पुष्प है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है जी? तो राष्ट्रीय वृक्ष आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय वृक्ष जो है आपका क्या है? बरगद है, और इसकी विशेषता के कारण इसे अमर माना जाता है। अब इसकी विशेषता क्या है? देखिएगा, बरगद का जो वृक्ष होता है अपने टहनियों को इतना फैलाता है कि वह पुनः यानी जमीन में ये धरती पर आकर एक नई मतलब अब स्वयं को जब वो शाखा कोई शाखा है और वो क्या होती है? काफ़ी भारी हो जाती है, जब तब वो क्या करता है कि एक टहनी निकालता है, उसमें से देखिएगा एक पतला धारेदार क्या है यानी धरती की तरफ टहनी निकलता है, और वो जाकर पृथ्वी पर, उसको हम जड़ बोल सकते हैं, और वो पृथ्वी पर आकर चिपक जाता है, और वो क्या करता है यानी सहारा प्रदान करता है उस टहनी को, ठीक है। तो इसमें काफ़ी गुण है, और इसी गुण और विशेषता के कारण क्या इसे अमर माना जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय फल जो है हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय फल क्या है? तो राष्ट्रीय फल हम लोग का आम है। यह उष्णकटिबंधीय देशों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण फल है। जितने भी उष्णकटिबंधीय देश है जो उष्णकटिबंध ये के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय देशों में यानी सर्वाधिक मात्रा में उगाया जाने वाला जो फल है वो क्या है? आपका आम है। अलेक्जेंडर एवं चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी इसका स्वाद चखा था। भारत जब आए थे अलेक्जेंडर और चीनी यात्री कौन? ह्वेनसांग, तो वो भी जब भारत आए थे तो आम का स्वाद चखे थे। इसके बाद हम देखेंगे अकबर के बारे में, यानी मुगल जो शासक थे अकबर महोदय ने क्या किया था? यानी लगभग 10,000 पेड़ लगाए थे, जिसे कहाँ पर? ये बिहार के आपका दरभंगा में, याद रखना है, बिहार के दरभंगा में 10,000 लगभग क्या किए थे? यानी आम का पेड़ लगाए थे, जिसे लखी बाग के नाम से जाना जाता है। ये कुछ पॉइंट है, इससे और कुछ भी लगभग पॉइंट है, लेकिन बोर्ड पर जगह नहीं होने के कारण हमने क्या किया है? उसे छोड़ दिया है। और प्रयास ये रहेगा कि अगले वीडियो में हम जो भी पॉइंट छूटा हुआ है उसको नोट करके आपको जरूर उपलब्ध कराएं, ठीक है।
तो ये आपको याद हो गया होगा। एक बार चलिए फिर से हम लोग रिवीजन कर ले। यानी राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो राष्ट्रीय ध्वज आप लोग याद होगा तिरंगा है, और तिरंगा से मुख्य बातें क्या क्या हो सकती है जो क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ याद रखना है कि संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया। कब? यानी 22 जुलाई 1947 ईस्वी क्या किया गया था, अपनाया गया था। ये आपको याद रखना है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। दूसरी बात, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तीसरी बात हम देख सकते हैं कि ये क्रमशः जो कलर है, ऊपर केसरिया होता है, उसके बाद सफेद होता है, उसके बाद क्या होता है, हरा होता है। ये 3 पट्टियां पाई जाती हैं, और जो श्वेत रंग होता है उसमें आपका 24 तिलियों का एक चक्र दिखाई देता है, यानी गहरे नीले रंग का क्या होता है, एक चक्र दिखाई देता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह तो आप लोग याद है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जो यानी सारनाथ से लिया गया है। कहां से? यानी अशोक स्तंभ जो है, यानी सारनाथ से अशोक स्तंभ को लिया गया है, ठीक है। और भारत सरकार ने इसे अशोक स्तंभ को यानी कब अपनाया था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत सरकार ने क्या किया था, इसे अपनाया था। यहां पर देख सकें कि यानी इसके शीर्ष पर 4 सिंह दिखाए गए हैं जो एक दूसरे की ओर यानी पीठ किए हुए हैं। इसके शीर्ष पर 4 सिंह दिखाए गए जो एक दूसरे के पीठ किए हुए हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं कि पट्टी के मध्य में आपकी 24 तिलिया है, जो 24 घंटे का क्या है, प्रतीक है। और जो इसमें हम देखेंगे कि जैसे तिल्ली जहां पर है उसके जस्ट नीचे हम देखेंगे सत्यमेव जयते लिखा होता है। और सत्यमेव का अर्थ क्या होता है जी, ये देवनागरी लिपि में अंकित है, और इसका अर्थ होता है सदा सत्य की क्या होती है, विजय होती है, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रगान हम देखेंगे, राष्ट्रगान ये किसके द्वारा रचित है, तो राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। किस भाषा में, तो बांग्ला भाषा में रचित है, ठीक है। किस भाषा में, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित, यानी बांग्ला भाषा में। जन गण मन को हिंदी संस्करण, यानी जन गण मन के कौन सा संस्करण, ये लिखा गया था आपका संस्कृत बांग्ला भाषा में। किस भाषा में, बांग्ला भाषा में, लेकिन इसके हिंदी संस्करण को क्या कर दिया गया, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी क्या कर लिया गया, अपनाया गया। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। वंदे मातरम में क्या है भाई, बंकिम चंद्र, इसकी रचना किसने की, बंकिम चंद्र की, और कहां से लिया गया, तो आनंद मठ आपको याद रखना है। और इसकी भाषा कैसी थी, तो संस्कृत भाषा में थी, ठीक है। जन गण मन के समान ही इसको भी क्या किया जाता है, दर्जा दिया जाता है। और सबसे पहले इसको कहां पर गाया गया था, तो 1896 ईस्वी में कलकत्ता, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन यानी 12वें अधिवेशन में क्या किया गया था, इसको सर्वप्रथम गाया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय पशु देखना है कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो राष्ट्रीय पशु आपका क्या होगा, बाघ होगा। और इसकी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के कारण ये स्वयं को राष्ट्रीय पशु कहलाने योग्य है, यानी राष्ट्रीय पशु कहलाने गौरव हासिल करता है। फिर देखेंगे कि आपका 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना, जब इसकी संख्या घटने लगी तब 1973 ईस्वी में क्या किया, बाघ परियोजना शुरू की गई, जिसके अंतर्गत यानी इसकी सुरक्षा के बारे में ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अब राष्ट्रीय पक्षी जो आपका मयूर है, और यह लगभग सभी भारत के सभी क्षेत्रों में लगभग पाए जाते हैं। हम देख सकते हैं उपमहाद्वीप में आपका दक्षिण पूर्व से कहाँ पर, यानी सिंधु नदी के दक्षिण पूर्व से लेकर आपका जम्मू कश्मीर, असम के पूर्व, मिजोरम के दक्षिण तक, यानी लगभग पूरे भारत में व्यापक रूप से पाया जाता है। पूरे भारत में क्या होता है, व्यापक रूप से पाया जाता है। और साथ में जब इसकी जनसंख्या की कमी ना हो, और इसलिए 1972 ईस्वी में क्या किया गया है, यानी मयूर को भी संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। मतलब इसका मतलब यह है कि जब संरक्षण प्राप्त हो जाए तो आप उसको मार नहीं सकते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि आप उससे, अब देखिए यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय पुष्प जो है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है आपका, कमल है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। और कमल को क्या किया गया, राष्ट्रीय पुष्प। इसके साथ ही हम देखेंगे हरियाणा हो गया, हरियाणा आपका है। और उसके बाद हम कर्नाटक देख सकते हैं, यहाँ भी यानी राजकीय पुष्प के रूप में कमल को रखा गया है। और राष्ट्रीय जो वृक्ष है वो आपका क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष हम देख सकते हैं बरगद है। और बरगद की विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है कि भाई ये अपने आप को स्वयं क्या कर सकता है, सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे ही महसूस होता है कि भाई अब हम ज़्यादा भारी हो गए हैं, ये डाली काफ़ी भारी हो गया है, ये काफ़ी वजनदार हो गया है, तो वहाँ से एक शाखा निकलती है और जाकर ज़मीन से देखिएगा छू जाती है और उसको सहारा प्रदान करती है ताकि वो टूटे ना, गिरे ना। तो इसी कहानी से अमर भी मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय फल जो होगा आपका आम होगा। तो ये अधिकतर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आम अधिक होते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि भाई जितने भी आपका अलेक्जेंडर हो गया या चीनी यात्री ह्वेनसांग हो गया, ये सभी लोग आए भारत तो भारतीय आम को चखा और काफ़ी अपने पुस्तकों में सराहा भी है, ठीक है। और साथ में देखिए मुगल सम्राट जो अकबर था वो क्या करेगा, दरभंगा में लगभग 1000 वृक्षों का रोपण किया था, जिसे लखी बाग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उम्मीद है ये आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए जो भी आपको
अच्छा लगा हो उसको भी कमेंट कीजिए, अगर कुछ इसमें आपको दिक्कत हो कहीं पर या बुरा लगा हो उसके लिए आप कमेंट करके बताइए, ताकि हम उसमें क्या कर सकें, आगे सुधार किया जाए और अच्छा से अच्छा आपको और बेहतर कंटेंट आपके सामने उपलब्ध किया जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।